हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आ सकता है। The rules that we are going to focus here while we will be solving the questions, those rules will also be very important from the exam point of view. So without much further ado, let's start with some questions that we are going to solve today along with the very important explanations of the rules behind it. So first of all, we are going to start with reading the directions. So it says that each item in this section has a sentence with three parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter. That is A or B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. So यानी जो आपके सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन में, इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ए बी सी। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो फॉर एग्जांपल आपको अगर लगता है ए पार्ट में एरर है तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिल रहा है आपको, यू कैन नॉट फाइंड एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और आपको लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आपको उस केस में आंसर लिखना है एज डी, विच मीन्स नो एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन वन बाय वन एंड यू विल नो। First question, there is a good British library in the city and anyone interested in books can avail of the facility. So पहली नजर में आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आंसर डी है। बट द आंसर इज नॉट डी, इनफैक्ट द आंसर इज सी। सी पार्ट में एरर है। कहां है? जब भी आप ये टर्म यूज करोगे, अवेल ऑफ सम फैसिलिटी समथिंग, तो जो ये चीज को अवेल कर रहा है, जो इस चीज का फायदा उठा रहा है, फायदा ले रहा है, यू आर गोइंग टू मेंशन दैट पर्सन्स प्रोनाउन, बट इन व्हाट फॉर्मेट? दैट प्रोनाउन शुड नॉट बी मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट, इट शुड बी मेंशन्ड इन रिफ्लेक्सिव या फिर जिसको आप कभी कभी एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इस फॉर्मेट में हमको यूज करना है, यानी इट शुड बी वॉट एवर प्रोनाउन, माई, योर, him, her, whatever pronoun you are using for that person with self. So avail myself, तो यहाँ पे आपको pronoun जो है avail के बाद यूज करना है। avail myself of the facility और avail yourself और avail himself और avail herself of the facility of whatever। ठीक है, तो यहाँ पे anyone is the subject, right? तो आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट का जेंडर हमें नहीं पता होता इन इंग्लिश, वी विल ऑलवेज यूज द मैस्कुलिन जेंडर। Okay, so that is the basic rule of English. So here we are going to use him. That means the masculine gender. That means we are going to say avail himself of the facility. Okay, तो ये फॉर्मेट में आपको हमेशा avail वर्ड को यूज करना है whenever using it in the sentence. Okay, so C part में एरर था, C will be your answer. Moving on to the next question. Those who are excessively careful for their health are not generally healthy. ये बहुत ही easy है। आपको पता है कि careful जब आप किसी भी चीज का केयर रखते हो, केयरफुल, यू आर नॉट केयरफुल फॉर समथिंग, यू आर केयरफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पे फॉर देयर हेल्थ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा केयरफुल ऑफ और अबाउट देयर हेल्थ। तो बी पार्ट में एरर था, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Once we have agreed on the fundamentals, there will hardly be anything left to discuss about. Again, आपको लग सकता है पहली नजर में that there is no error in the sentence, but let me tell you, there is definitely an error और ये बहुत ही छोटा एरर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है जो बहुत कैंडिडेट्स बहुत इजीली इसको मिस कर सकते हैं। तो आपको ये मिस नहीं करना है। जब भी आप ये वर्ड डिस्कस को देखेंगे, उसके आजू बाजू देख लेना है कि उसके बाद कोई प्रेपोजिशन यूज हो रहा है या नहीं। जैसे इस केस में डिस्कस के बाद अबाउट यूज हुआ है, तो अगर कोई भी प्रेपोजिशन डिस्कस के बाद यूज हो रहा है देन इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज डिस्कस इज अ सेल्फ सफिशिएंट वर्ड, इट डज नॉट नीड एनी प्रेपोजिशन टू बी यूज्ड आफ्टर इट। So it will be suffice to say anything left to discuss. You will not use any preposition of, about, on, whatever. Okay? So option C will be the right answer. Part C में ये mistake था, which is a very important mistake और बहुत बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। तो आपको ये मिस नहीं करना है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डिड आस्क हिम व्हाट वर यू बट ही डिडंट टेल मी। ये बहुत इजी है। बेसिकली मैंने ये पहले भी आपको जब भी मैं सेशन ली थी वहां पे मैंने बताया था दैट द सेंटेंस फॉर्मेट शुड ऑलवेज बी इन SVO ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर। और सिर्फ इन क्वेश्चंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ये ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो बेसिकली वाई, वेर, व्हेन जो भी है इंटरोगेटिव वर्ड्स वो यूज होता है, उसके बाद वर्ब आ जाता है और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट यूज होता है, जहां पे ये वाला फॉर्मेट हम यूज करते हैं, वर्ड वर यू, आप कहाँ थे, लेकिन ये एक सेंटेंस में यूज हो रहा है, सो वी विल नॉट यूज इट इन दिस फॉर्मेट, वी विल यूज इट इन एसवीओ ऑर्डर। सो वहां पे क्या हो जाएगा, वर्ड यू वर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ड यू वर। सो बी पार्ट में एरर था, सो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये भी बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एंड अगेन पीपल मिस दिस बिकॉज उनको लगता है ये सही है, बट इट इज नॉट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू विल फिनिश योर वर्क। यहाँ पे देखो 2 बार फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, मैं आपके लिए वेट करूंगी और आप अपना काम खत्म करोगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे गलती क्या है, दोनों ही तो फ्यूचर में होने जा रहा है, लेकिन यहां पे है टिल, कंडीशन यूज हुआ है, यानी दिस इज अ सेंटेंस, अ कंडीशनल सेंटेंस। जब तक आपका काम खत्म नहीं हो रहा है मैं तब तक वेट करूंगी, या अगर आपका काम खत्म हो गया तब मैं आपके लिए आपके पास आऊंगी, आपके साथ मिलूंगी, या वट एवर। कंडीशनल सेंटेंस जब भी यूज होता है तो दोनों ही चीज फ्यूचर में होता है, जब तक आप काम खत्म नहीं करते तब तक मैं आपके लिए वेट कर रही हूं, दोनों ही फ्यूचर में हो रहा है जिस भी चीज में। सो देयर आर बेसिकली 2 इवेंट्स विच हैपन इन फ्यूचर, और जिस एक इवेंट पे दूसरा इवेंट का होना डिपेंड करता है, जैसे यहां पे आपके काम खत्म होने पर मेरा वेट करना डिपेंड करता है ना, मैं जब तब तक वेट करूंगी जब तक आपका काम खत्म नहीं होता। तो जिस भी इवेंट पे दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा वो इवेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो इवेंट डिपेंड कर रहा है दैट इज द सेकेंड इवेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट इवेंट, दैट सेकेंड इवेंट विच विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे यहां पे आई विल वेट फॉर यू, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जब तक आपका काम खत्म नहीं होता, तो दिस इज आवर फर्स्ट इवेंट हियर, ऑन दिस द सेकेंड इवेंट माई वेटिंग इज डिपेंडिंग, राइट। तो यहां पे वी विल नॉट यूज simple future tense, we will use simple present tense, till you finish your work, so will not be used in the C part of the sentence। so हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, he don't know the difference between a ship and a submarine। ये तो बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सब्जेक्ट है he सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे don't do वर्ब यूज हुआ है विच इज अ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he doesn't know। सो ऑप्शन A will be our आंसर, A पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, yesterday I met an old friend when I am going to the market। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट टेंस के बारे में बात हो रहा है, दोनों चीज ही कल हुआ था, जब मैं मार्केट जा रही थी तब मुझे अपना पुराना दोस्त मिला था, लेकिन एक है सिंपल पास्ट में और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, विच इज अगेन वेरी मच रॉन्ग। इट विल ऑल्सो बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट। सो बी पार्ट में एरर था, आंसर विल बी ऑप्शन बी। Next question, his car is more bigger than that of any of us। Again very prominent error that we can see here। यहाँ पे double comparative use हुआ है, more and bigger, which is a big no-no in English grammar। यहाँ पे जब आप comparative use करोगे, ये rule है, it should be only one adjective which will be in comparative mode, probably bigger not more। so it should be his car is bigger than that of any of us। ठीक है, ये sufficient है बोलना। so B part में more use हो रहा था which is wrong, so B is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। मेरे बहुत सारे अंकल्स हैं, उसमें से एक अंकल अमेरिका में डॉक्टर है। सो इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस लाइक दिस यू विल फाइंड नो एरर, और अगर आपका आंसर डी आ रहा है यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर डी ही होगा बिकॉज देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। यूजुअली वन ऑफ के बाद, एक वन ऑफ का रूल है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है और उसके बाद जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है, जो यहाँ पे फॉलो हुआ है। वन ऑफ के बाद अंकल्स प्लूरल नाउन यूज हुआ है और वर्ब इज सिंगुलर यूज हुआ है, विच इज फॉलोइंग द रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। ठीक है, तो अगेन मेनी कैंडिडेट्स विल थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज राइट, बट इट इज नॉट राइट, देयर इज अ स्मॉल एरर, इट इज इन पार्ट सी। Where is the error? It is with the use of the word hung। अब आप बोलोगे hung मतलब मैम he was sentenced to death, तो फांसी लगा के उनको he was उनको फांसी हुआ था, but this is not the word that we use for फांसी। hung is a
past as well as past participle form of hang. When you use it to hang inanimate objects like clothes, like any kind of food packets or anything, मतलब जब भी कोई चीज आप लटका रहे हो कहीं से, आप hang का जो V2 और V3 पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा उसके लिए आप hung यूज करोगे. लेकिन जब आप फांसी लगाने की बात कर रहे हो, when a person has put the noose around his neck और वो फांसी लगा लिया है, in that case we use for V2 and V3 form of hang as hanged. तो ये hang का ही V2 और V3 फॉर्म हो जाएगा for persons जिनका फांसी हुआ है, जिन्होंने फांसी दिया है. So इस केस में the criminal has been hanged. Okay, so यहाँ पे was hanged होगा, not hung. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. तो इसका आंसर हो जाएगा therefore ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, he said that he will help me to secure a decent job. यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो दो डिफरेंट टेंसेस यूज हुआ है. said is in past, will help is in future. तो ये गलत है. उन्होंने कहा था कि वो मुझे हेल्प करेगा, तो उस केस में पूरा सेंटेंस विल बी इन पास्ट. तो यहाँ पे विल की जगह हो जाएगा he would help me. तो बी पार्ट में एरर था. आंसर विल बी ऑप्शन बी. Next question, like most young women living at homes, I can't really talk about my ideas, what I really feel to my parents. तो यहाँ पे the correct answer will be option B. कहाँ पे error मैं बता देती हूँ. It is with the use of the phrase at homes. अब आप बोलोगे मैम सबका घर है अलग अलग, तो बहुत सारे घर मिला के homes हुआ, but that is not so. Home does not have any plural if it is used in the sense of घर, the place that you are living, the residence. But अगर कुछ formal institutes होते हैं, जैसे orphanages हो सकता है, old age हो सकता है, old age homes हो सकती है, तो उस केस में we use homes, orphanage homes, old age homes. तो home का plural तभी यूज होगा जब ये कोई formal institutions को समझाएंगे, not in the sense of घर as we are talking about in this sentence. बहुत सारी young लड़कियां जो हैं वो अपने घर में रह रही है, not in formal institutions. So इस केस में we cannot use its plural form homes here. It should be at home only. ठीक है, तो बी पार्ट में एरर था, ये हमारा therefore आंसर हो गया. Next question, even if he had been driving more slowly, it will have been quite impossible to avoid the accident. अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो स्लोली ड्राइव करता भी तो ये बहुत इम्पॉसिबल था उसके लिए एक्सीडेंट को अवॉइड करना. पूरा चीज ही पास्ट में बात हो रही है, इसका मतलब है एक्सीडेंट हुआ है उसका, उसने स्लो ड्राइव नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में, पूरा इवेंट पास्ट में है, वी कैन नॉट यूज विल हैव बीन. प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, इट शुड बी पास्ट. इट वुड हैव बीन, तो विल का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू रेलवे लाइन will greatly improve transport and communication in eastern part of the country. Again, पहली नजर में आपको लग सकता है that there is no error, but there is definitely an error. It is in part C. कहाँ पे है? Eastern, which talks about any direction. ठीक है, उससे पहले हमें आर्टिकल द यूज करना पड़ता है. दिस इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आर्टिकल्स दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग टू शो डायरेक्शन, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, आपको द यूज जरूर करना पड़ेगा टू इन ऑर्डर टू डिनोट द रीजन, because here you're not only talking about the direction, you're talking about the region also as per the direction. तो इस केसेस में आपको आर्टिकल द यूज करना आवश्यक है. So यहाँ पे द मिसिंग था सी पार्ट में, before eastern, so C will be the right answer. Next question, the receptionist asked me who do I want to meet in the office. Again ये same pattern के question है, इसमें correct answer B हो जाएगा. दो different tense में use हो रहा है, asked past में है, do want present में है, यहाँ पे गलत है. It should be what. Not only we will not change it to past and we will make it who did I want, ये गलत फॉर्म हो जाएगा. We will also change the form, should be who I wanted to meet. ठीक है, क्योंकि SVO ऑर्डर फॉलो करेगा. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लास्ट ही वाज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल. किसी के साथ शादी होती है,
हिंदी में हम कहते हैं, बट इंग्लिश में आप किसी से शादी करते हो. सो नॉट विथ, इट शुड बी ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल. सो यहाँ पे प्रेपोजिशन विथ नहीं, टू यूज होता है विथ मैरी. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. Next question. She said that she will help me whenever I was in difficulty. Again, different tenses are used. Said is in past, will help is in future tense, and was is again in past. So यहाँ पे पूरा sentence ही past में होगा. So instead of will, we will use she would help me. So B part में error था. Answer हमारा option B हो जाएगा. Next question. Neither Rakesh nor I are leaving for Hyderabad. तो यहाँ पे दो चीज चेंज होगी. यहाँ पे दो अलग इंसान है, राकेश भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जा रहा हूं या जा रही हूं. तो दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स है. आपको पता है नीदर नॉट जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर है. पर प्रॉब्लम ये है कि आर है, दैट्स गुड, लेकिन करेक्ट कौन सा वर्ब यूज होगा? विल इट बी इज और विल इट बी एम? विल द वर्ब फॉलो राकेश और विल द वर्ब फॉलो आई? सो जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर वर्ब, वो इसके सबसे करीबी, सबसे नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा. तो इसका सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन है? आई. सो अकॉर्डिंग टू आई वी आर गोइंग टू यूज एम हियर. नीदर राकेश नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद. सो बी विल बी द राइट आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे है. जब भी आपको वर्ड प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल, प्रेफरिंग ये वर्ड देखोगे, उसके बाद देख लेना कौन सा प्रेपोजिशन यूज हुआ है. 99% टाइम्स दे विल यूज द प्रेपोजिशन देन, और वो ही होगा गलत, क्योंकि प्रेफर के साथ आप कभी भी देन यूज नहीं करते हो. यू यूज टू विथ प्रेफर. सो प्रेफर टू, प्रेफर्ड टू, प्रेफरिंग टू, प्रेफरेबल टू. प्रेफर वर्ड जहां पे होगा टू वहां पे यूज होगा. तो यहाँ पे देन इज रॉन्गली यूज्ड. इट शुड बी प्रेफरेबल टू लाइफ. ओके, so C will be the right answer here. Next question. No sooner we entered than he got up and left the room. Now no sooner के साथ than use होता है. ये देखते ही आपको अगर लग सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, there is no error, then आप गलत हो. आपको सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि no sooner के साथ क्या यूज हो रहा है, than यूज हो रहा है, when यूज हो रहा है. ठीक है, आपको ये भी देखना है कि no sooner के बाद जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, जैसे the subject and the verb that you are using should be in inverted form. यानी अगर सिर्फ पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा हो, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, जैसे यहाँ पे एंटर्ड है, इसको आपको तोड़ना है डिड प्लस V1 में, डिड प्लस मेन वर्ब में. और डिड यूज करना है V से पहले, सब्जेक्ट से पहले, और V1 यूज करना है सब्जेक्ट के बाद. तो यहाँ पे एंटर्ड को अगर आप तोड़ोगे, डिड प्लस एंटर होगा, तो आपको लिखना है नो सूनर डिड वी एंटर देन ही गॉट अप. अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 फॉर्म यूज हो रहा हो, हैड के साथ एंटर्ड यूज हो रहा हो, या हैड के साथ कोई भी V3 फॉर्म यूज हो रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद V3 फॉर्म यूज हो सकता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना. फॉर, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये सबके साथ यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज pattern of the subject and the verb used after no sooner is wrong. Next question. The villagers fled away their houses when they saw the flood water rising. अब अगेन आपको लग सकता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है. There is an error in part A, that is with the use of the word fled away. Fled is the V2 form which comes from the word flee, जिसका मतलब ही है to escape from something, किसी चीज से भागना. So you cannot use fled away their houses. You cannot use away after fled. Either you say the villagers fled from their houses when they saw the flood water rising. ठीक है, so away, flee या fled के बाद यूज आप नहीं करोगे. So A पे यहाँ पे एरर था, तो A हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Me and my wife were at home last night. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है that me is a pronoun in objective case. इसको आप subject की तरह use नहीं कर सकते. So either you can say I and my wife, or more precisely, more rightly you can say my wife and I. Because कभी भी अगर आप pronouns को use कर रहे हो, obviously हम किसी और को पहले रखते हैं और उसके बाद खुद को रखते हैं. So my wife and I were at home last night.
तो उस केस में वर होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. Next question, a large section of a hotel under construction collapsed in New Orleans last Saturday. This is also very easy error. Last Saturday collapse कर गया है, already कर गया था, लेकिन यहाँ पे present form में use हुआ है verb collapse जो कि गलत है. We are going to use simple past tense collapsed here. So C part में error है. That is our answer. Next question. Across his morning walk on a beach in Mamallapuram, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter bottles and other items. यहाँ पे across his morning walk नहीं होगा. We say on his morning walk. अपने morning walk पे. So यहाँ पे the correct preposition will be on, not across. So C part, A part में error है. And that will be our answer. Next question. The two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. यहाँ पे दो लोग अपने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं. सो इन दैट केस व्हेन देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व वी डू नॉट से वन अनदर, वी से ईच अदर. वन अनदर हम दो से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व है उनके लिए यूज करते हैं. सो बी पार्ट में एरर होगा. वी विल नॉट यूज वन अनदर, वी आर गोइंग टू यूज ईच अदर. सो आई होप दैट द क्वेश्चंस हैव बीन क्वाइट क्लियर टू यू. आपको बहुत सारे एरर्स और रूल्स के बारे में भी पता चल गया है व्हाइल यू वर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आपको ऐसे ही सेशंस की जरूरत है, please make sure that you are joining our live class courses which have currently begun for your upcoming NDA, CDS and AFCAT examinations. और आप हमारे live class बैचेस में ज्वाइन होके हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अपना जो प्रिपरेशन है फॉर द एग्जाम उसको और भी स्ट्रांग बनाओ. और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है. सो डाउनलोड आवर ऐप टुडे and make sure to use the code warrior10 so that you get an extra 10% off on any of the courses. That was it from my side. I hope that the session was useful for you. मैं बहुत ही जल्द आपसे next session में मिलूंगी कुछ और spotting errors के questions लेके. Till then stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.